गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेक्टिफायर चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके UPPCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो सेमेस्टर या एनुअल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए, जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं रेक्टिफायर चैप्टर। इसका कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक हो चुका है, आज क्वेश्चन नंबर 17 से करा रहे हैं। और ये जो हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं आपके अरिहंत बुक से लिए गए हैं, जो हर संभव हमारा प्रयास रहेगा कि अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूं। तो क्वेश्चन 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 करा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 नीचे दिए गए कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। इसमें कथन 1 और कथन 2 है। दो कथन दिया हुआ है, दोनों कथनों पर विचार करके बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कह रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता की 3 गुनी होती है। फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता की 3 गुनी होती है। दूसरा कथन में कह रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता का मान 70% से लेकर 85% के बीच होती है। ये दो बात कह रहा है। देखिए पहले हम जान लें कि जो रेक्टिफायर का जो दक्षता होता है, इफ़िशियंसी होता है, पावर जो लिया जाता है वो DC का लिया जाता है और पावर जो लेंगे बाय AC पावर गुना 100%। PDC DC पावर बाय AC पावर इंटू 100% को हम लोग दक्षता कहते हैं। और फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता जो है हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता से 2 गुनी होता है, 3 गुनी नहीं होता है। तो इसलिए ये पहला जो है स्टेटमेंट कथन ये गलत है। दूसरा जो इसमें कह रहा है, दूसरा कह रहा है फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता जो है 70 से 85% के बीच होती है। तो ये बात सही है, 2 गुनी होती है। तो फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता 70 से 85% होती है। तो सिर्फ इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी, कथन बी जो है सही है, यानी ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में फुल वेव रेक्टिफायर की डैश कम होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में फुल वेव रेक्टिफायर की डैश कम होती है। क्या कम होती है इसके बारे में बताना है। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता कम होती है, ये बात गलत है कि हमेशा फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता जो है ना हाफ वेव से ज़्यादा होती है। औसत निर्दिष्ट धारा, औसत निर्गत वोल्टेज, तो इनमें से क्या होगा, कोई नहीं। हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में फुल वेव रेक्टिफायर डैश कम होती है, तो ना तो दक्षता इसका कम होता है, ना औसत कम होता है, ना औसत निर्गमन वोल्टेज कम। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर देखिए एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के माध्यम से बताना है चित्र में किस रेक्टिफायर का परिपथ प्रदर्शित किया गया है। ये चित्र दिया हुआ है और ये बताना है कि ये किस प्रकार का रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, या सेंट्रल टैप या ब्रिज है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसको पहचानने का सिर्फ और सिंपल एक तरीका है कि आप यहाँ चेक कीजिए कि इसमें डायोड कितना है। देखिए यहाँ पे देखिए एक डायोड और एक 2 डायोड है। और जब 2 डायोड रहता है जिसमें, तो वो हमारा होता है सेंट्रल टैप रेक्टिफायर। वो हमारा फिगर इंडिकेट करेगा सेंट्रल टैप डायोड को।
अगर इसी में डायोड सिर्फ एक रहता इस फिगर में, तब वो मेरा हो जाता हाफ वेव रेक्टिफायर, और इसी फिगर में यदि 4 डायोड रहता तब मेरा वो ब्रिज रेक्टिफायर रहता। तो यानी ब्रिज में आपका 4 डायोड रहता है, सेंट्रल टैप में आपका 2 डायोड रहता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड रहता है। यही पहचान का तरीका है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है, ये फिगर जो है सेंट्रल टैप रेक्टिफायर है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट डीसी शक्ति तथा आरोपित एसी शक्ति का अनुपात कहलाता है। अभी आपको जस्ट बताएं, ये इफिशियंसी, रेक्टिफायर का इफिशियंसी होता है पी डी सी, यानी आउटपुट में जो डीसी प्राप्त हो रहा है, और पी ए सी के अनुपात को हम लोग रेक्टिफायर की क्या कहते हैं, रेक्टिफायर की हम लोग दक्षता कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही है। उसके बाद चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट की शुद्धता की जांच निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। देखिए, रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट की शुद्धता की जांच हमको करना है, तो जांच करने के लिए हम जो है रिपेल फैक्टर द्वारा करते हैं। उसके लिए हम लोग रिपेल फैक्टर का यूज करते हैं। ये रिपेल फैक्टर, अब हम लोग जान लेते हैं कि ये रिपेल फैक्टर क्या है। तो देखिए रिपेल फैक्टर क्या होता है। रिपेल फैक्टर को हम लोग जान लें कि रिपेल फैक्टर आखिर हम लोग किसको कहते हैं। तो देखिए रिपेल फैक्टर को हम के एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो के एफ इज इक्वल टू होता है ई आर एम एस बटे ई डी सी, ठीक है। ई आर एम एस एसी वोल्टेज एवं डीसी वोल्टेज के अनुपात को, एसी वोल्टेज एवं डीसी वोल्टेज के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, एसी वोल्टेज बटे डीसी वोल्टेज के अनुपात को ही हम लोग रिपेल फैक्टर कहते हैं। तो इसी पे हम रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट की शुद्धता की जांच करते हैं। क्लियर। चलिए उसके बाद चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए उपयुक्त नहीं है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या उपयुक्त नहीं है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए उपयुक्त नहीं है, कह रहा है चौक इनपुट फिल्टर, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, पाइप फिल्टर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कह रहा है कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमारा क्या होता है, चौक इनपुट फिल्टर उपयुक्त नहीं है। जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन नंबर ए वो सही होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए चौक इनपुट फिल्टर उपयुक्त नहीं है। उसके बाद चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, श्रेणी प्रेरक फिल्टर में प्रेरक लोड के साथ किस प्रकार संयोजित होता है। श्रेणी प्रेरक फिल्टर में प्रेरक लोड के साथ किस प्रकार संयोजित होता है, तो ये आपका संयोजित होता है श्रेणी क्रम में। ये याद रखिएगा, ये श्रेणी क्रम में, श्रेणी प्रेरक फिल्टर में प्रेरक लोड के साथ श्रेणी क्रम में होता है। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में कौन सा फिल्टर में त्रिस्तरीय फिल्ट्रेशन क्रिया संपन्न होती है। ऐसा फिल्टर का नाम बताना है जिसमें कह रहा है कि त्रिस्तरीय क्या होता है। त्रिस्तरीय फिल्ट्रेशन क्रिया जो है संपन्न होती है, तो वो आपका है जो
त्रिस्तरीय फिल्ट्रेशन की क्रिया संपन्न होगी वो आपका पाइप फिल्टर होता है। पाइप फिल्टर होता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 25 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस आवृत्ति के, देखिए कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस, देखिए कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए जो फार्मूला होता है उसको जानिए। कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू होता है XC इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ सी होता है। तो देखिए कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। देखिए किसके, आवृत्ति से पूछ रहा है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस आवृत्ति के क्या होगा, तो आवृत्ति पे क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद देख लीजिए आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इससे जो निकला XC इज इक्वल टू 1/f निकल रहा है। तो ये आवृत्ति के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका है ए सही है। उसके बाद चलिए कह रहा है रेक्टिफायर परिपथ में एक समान दिष्ट धारा प्राप्त करने हेतु उपयोग किए गए विद्युत परिपथ निम्न में से क्या कहलाए। एक समान, आपको रेक्टिफायर परिपथ में एक समान विद्युत धारा प्राप्त करने हेतु किए गए विद्युत परिपथ निम्न में से क्या कहलाता है। तो निम्न में से क्या कहलाएगा, एक समान आपको धारा प्राप्त करना है। तो एक समान जब धारा प्राप्त करने के लिए हम वोल्टेज रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है जेनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है। जेनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है, तो जेनर डायोड का मुख्य कार्य ये है कि ये हमको क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखना। जेनर डायोड का मुख्य कार्य यही है कि ये आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखना। ये क्या करता है, आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखता है, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बाइस पे काम करता है, और जेनर डायोड का जो सिंबल होता है उसको जान लीजिए। जेनर डायोड का सिंबल, जेनर डायोड का देखिए ये सिंबल, ये आपका जेनर डायोड का सिंबल है, ठीक है। ये जेनर डायोड है। उसके बाद चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। जेनर डायोड को सदैव डैश अवस्था में संयोजित किया जाता है। देखिए अभी बताए थे जस्ट कि जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बाइस पे काम करता है, तो ये जेनर डायोड को सदैव डैश अवस्था में संयोजित किया जाता है, तो वो रिवर्स बाइस में संयोजित किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन में चित्र में किस डायोड से संबंधित परिपथ दर्शाया गया है। ये देखिए कह रहा है चित्र में किस डायोड से संबंधित परिपथ को दर्शाया गया है। तो परिपथ को दर्शाया गया है, ये दिया हुआ है। देखिए इधर भी इनपुट इन रेगुलेटिव डीसी लिया है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ये जेनर डायोड है, और फिर जो हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो रेगुलेटिव है। रेगुलेटिव मतलब रेगुलेटिव मिल रहा है, जितना मतलब रेगुलेट मतलब घटते बढ़ता हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे जीनर है, ये जो सिंबल जो दिया हुआ है ये जीनर डायोड है, इसलिए ये मेरा क्या कहलाएगा, परिपथ। ये जीनर डायोड है, ठीक है। चित्र में किस डायोड से संबंधित परिपथ दर्शाया गया, तो ये जीनर डायोड परिपथ को दर्शाया गया, जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए चित्र में दर्शाए गए
संकेत में से जेनर डायोड का संकेत कौन सा है। जेनर डायोड का आपको संकेत पूछ रहा है। तो जेनर डायोड में देखिए ये जेनर डायोड को जे से डिनोट करता है, ये जेड से, इसलिए देखिए जेड शेप में कौन है। तो यहाँ जेड शेप में देखिए ये बी है, जेड। इस तरह आप देखेंगे कि ये जेड जेनर डायोड, ये जेड शेप, जेड रूप, जेड ऐसे ही दिखते हैं हम लोग। तो ये जेड शेप में जो है इसी को हम लोग यहाँ ऑप्शन नंबर ये बी जो है डायोड का संकेत है। जबकि ये सिंपल डायोड है आपका ये वाला, और ये जो आप देख रहे हैं ये सी नंबर ये ट्यूनियल डायोड है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को समझिए। जेनर डायोड में ब्रेकडाउन उत्पन्न करने वाला सिद्धांत निम्न में से क्या कहलाता है। जेनर डायोड में जो ब्रेकडाउन उत्पन्न करता है, जेनर डायोड में ब्रेकडाउन उत्पन्न करने वाला सिद्धांत निम्न में से क्या कहलाता है, तो उसके बारे में बताना है कि जेनर डायोड में ब्रेकडाउन उत्पन्न करने वाला सिद्धांत आपका एवलांस प्रभाव कहलाता है। एवलांस प्रभाव कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।